हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जितने भी एएनएम सिस्टर है सारे आ जाइए। आप लोगों की क्लास शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं मिडवाइफरी। मिडवाइफरी से आप लोगों की जो वेटेज रहने वाले हैं, क्वेश्चन की जो संख्या पूछे जाएंगे बीटीएससी एएनएम में, वो ज़्यादा रहने वाले हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी हम लोग देखने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। जितना आप लोगों का लेक्चर दिए जाएंगे सबको आप लोग अच्छे से कवर करिएगा, तो निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन बनेंगे। और आपका तैयारी जितना अच्छा रहेगा, मेरिट में उतना ही सिक्योर रहिएगा, और मेरिट आपका उतना ही मतलब कि आपका जो लिस्ट में नाम आएगा उतना ही ऊपर रहेगा। और आपको जॉब के लिए उतना मतलब जब रिज़ल्ट आएगा तो उतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट तो बहुत सारे कैंडिडेट को होंगे, लेकिन मेरिट तो 10,000 का ही बनेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि फूनिस का मतलब क्या होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि फूनिस का मतलब क्या होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है यूरिथ्रा, दूसरा है एमलाइकल, और तीसरा है यूटेराइन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो फूनिस का जो मतलब होता है वो होता है यूरिथ्रा। क्या होता है? यूरिथ्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा, रुकिए थोड़ा सा स्किप हो गया। निम्न में से कौन सा भारत के माँ की मृत्यु दर का अधिक प्रभावित करता है। मतलब इनमें से कौन सा रोग या कौन सा कारण है जो भारत में माँ की जो जन्म के समय या कह सकते हैं जन्म के बाद भी माँ की मृत्यु की दर को अधिक प्रभावित करता है। पहला है एनीमिया और टॉक्सीमिया, दूसरा है संक्रमण, तीसरा है हैमरेज, चौथा ऑप्शन दिया गया है टॉक्सीमिया, और इसमें एक और ऑप्शन बढ़ा दिया गया है एनीमिया। तो इसका हम यदि बात करें तो ज़्यादातर जो मौत की दर का जो कारण रहा है वो क्या रहा है? हैमरेज रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ललाइकल कार्ड की समान लंबाई कितना होती है। जो अम्ललाइकल कार्ड होती है उसकी समान लंबाई आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होती है। तो इसमें दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन आपका 75 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया है 25 सेंटीमीटर, वही तीसरा की हम यदि बात करें तो तीसरा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी आपका है 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी आपका देखें तो उसमें दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो अम्लीय लाइकल कार्ड की जो समान लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा है कि गर्भ के अंदर शिशु की मृत्यु एक्सरे में दर्शाता है। मतलब जब गर्भ के अंदर ही शिशु की मृत्यु हो जाती है तो एक्सरे में किस इंडिकेटर कैसे उसको सूचित करता है, कैसे दर्शाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोन स्टार या बुद्धा स्थिति, या तीसरा ऑप्शन है हाइपर फ्लैक्शन ऑफ स्पाइन, चौथा दिया गया हाइड्रोसिफ्लेक। तो गर्भ के अंदर जो शिशु की मृत्यु हो जाती है तो एक्सरे में जो आपको दिखता है वो हाइपर फ्लैक्शन ऑफ स्पाइन की तरह दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि लियोटिनाइसिंग हार्मोन में सहायक है। मतलब लियोटिनाइसिंग हार्मोन होती है वो सहायक होता है, क्या चीज़ में सहायक होता है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। माँ के दूध को स्रावित करने में, या ओवम को परिपक्व बनाने में, या पार्श्व ल्यूटियम को बनाना, या ग्राफिक फॉलिकन को बनाना। तो लियोटिनाइसिंग हार्मोन जो सहायक होती है वो किसमें होती है कि ओवम को परिपक्व बनाने में। किसमें? ओवम को परिपक्व बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि मासिक धर्म कितने दिन पर होता है। मतलब जो स्त्रियों में जो मासिक धर्म होता है वो पूछा जा रहा है कि कितने दिनों पर होता है। मतलब 28 दिन पर, या 3 से 5 दिन पर, या 5 से 6 दिन, या 30 दिन पर। तो स्त्रियों में जो मासिक धर्म होती है वो आप सबको भी पता है कि 28 दिन 1 महीने में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाइनो व्हीलर
ट्विंस का विकास होता है, मतलब ये वाइनोविलस जो ट्विंस होती है उसका विकास कहाँ होता है? 2 ओवम में या 2 शुक्राणु में, या 1 ओवम या 2 शुक्राणु, या 2 ओवम या 1 शुक्राणु, या ऑप्शन नेक्स्ट है कि 1 ओवम या 1 शुक्राणु। तो जो वाइनोविलर जो ट्विंस होती है उसका विकास होती है 2 ओवम और 2 शुक्राणु में। कहाँ होती है? 2 ओवम और 2 शुक्राणु में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईडीडी का अर्थ, ईडीडी का क्या तात्पर्य है? कह रहा है कि ईडीडी का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर आपका चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि प्रसव का संभावित तिथि, या दूसरा दिया है प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव पूर्व के देखभाल या गर्भ अवस्था की अवधि। चौथा दिया है प्रसव पश्चात देखभाल, मतलब प्रसव के पश्चात देखभाल। मतलब ईडीडी का अर्थ आपसे या तात्पर्य कहिए या अर्थ कहिए। तो ईडीडी का तात्पर्य होता है कि प्रसव का संबंधित तिथि, मतलब कब प्रसव होने वाली है उसका तिथि बताना ईडीडी का तात्पर्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोरियोनिक जो गोनेडोट्रॉफिन उत्पन्न होता है, कोरियोनिक गोनेडोट्रॉफिक उत्पन्न होता है कहाँ? ओवरी में, या गर्भाशय में, या साइटोट्रोफोब्लास्ट में, या थायराइड ग्रंथि में। जो कोरियोनिक गोनेट्रॉफिन का उत्पन्न जो होता है उसकी हम यदि बात करें तो वह कहाँ होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। और आपके पास अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, क्योंकि एग्ज़ाम डेट भी अब जल्द आ जाएंगे। दिसंबर में वैसे बोला गया है एग्ज़ाम होगा, तो दिसंबर का अब कुछ ही दिन बचे हैं, 25 दिन कह सकते हैं, 25-30 दिन बचा हुआ। 30 दिन से तो अब कम ही बचा है, क्योंकि आज तो 3 नवंबर हो ही गया। बीच में आपका दिवाली छठ है, तो उसमें भी आपका थोड़ा सा टाइम इंगेज होंगे। तो आपको तैयारी अब आपका 100% देने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। तो अब आप लोग अपना जो 100% है वो दीजिए, तभी आपको जॉब हो पाएगा। और बीटीएससी एएनएम आपका परमानेंट जॉब है, तो इसके लिए आप लोगों को मेहनत तो चाहिए, मेहनत करने होंगे, क्योंकि आप परमानेंट में जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव संबंधित संकटावस्था के लिए एक उदाहरण है, मतलब प्रसव संबंधित संकटावस्था के लिए एक उदाहरण क्या है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गर्भाशय में सूजन होना, या प्रातः वमन, या दूसरा यह है गर्भाशय का फटना, या गर्भाशय में अमीनिया। तो प्रसव संबंधी जो संकट अवस्था, मतलब उसमें जो डर रहता है, या कह सकते हैं कि जो दिक्कतें होती है वो क्या चीज़ से रहती है? तो ये दिक्कतें गर्भाशय की फटने की होती है। क्या चीज़ का डर रहता है? संकट रहता है गर्भाशय के फटने का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि मासिक धर्म के साथ ज़्यादा दर्द है, मतलब मासिक धर्म के साथ ज़्यादा दर्द है किसमें? मीनोपॉज में, या मीनोरेजिया में, या एमोनोरिया में, या डिस्मेनोरिया में। तो मासिक धर्म के साथ जो दर्द होता है, मतलब दर्द है, वो किस में कहाँ होती है? तो वो डिस्मेनोरिया में होती है। कहाँ? डिस्मेनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिफिलिस का कीटाणु, जो सिफिलिस का कीटाणु होती है वह कहाँ होती है? मतलब इकोलाई में, या ट्रोपोनीमा पैलिडियम में, या माइक्रोबैक्टीरियम, या विवोरिया में। तो सिफिलिया कीटाणु जो पाए जाते हैं वो अमूमन जो देखा गया है आप लोगों का, जो यदि हम बात करें तो वो किस में पाया जाता है? ट्रोपोनीमा पैलिडियम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य FHS, जो समान FHS होता है, जैसे कि FHS, जो समान FHS होता है वह है मतलब कितना दिन, मतलब कि इसमें समय से बात कर रहा है 160 से 180 मिनट पर मिनट, या 120 से, जैसे कोई चीज़ का वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो वही इसमें पूछा जाता है। तो उसी तरीके से ये पूछा जा रहा है कि समान FHS है कितना,
160 से 180 पर मिनट, या 120 से 140 पर मिनट, या 140 से 160 पर मिनट, या 100 से 110 पर मिनट। तो ये जो सामान्य जो देखा गया है वो कितना है, 120 से 140 पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8वें सप्ताह से अत्यधिक रक्त संवहन के कारण जो योनि मार्ग के लेटरल जो फोर्निसेस में बढ़ी हुई धड़कन महसूस की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, ओसीएडर्म चिन्ह, या गुडाइल्स चिन्ह, या जैकवेरियम चिन्ह, या हाइगर चिन्ह। तो इसे जो कहे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो ओसीएडर्म चिन्ह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिलीवरी की संभावित तिथि ईडीडी की गणना हेतु किस रूल, अभी हम देखे थे ईडीडी के संबंधित क्या चीज़ होते हैं ईडीडी, और अभी इसमें उसी से रिलेटेड दिया है कि डिलीवरी की संभावित तिथि, ये ईडीडी के माध्यम से पता चलता है। तो ईडीडी की संभावित तिथि जो की गणना हेतु किस रूल का यूज किया जाता है, मतलब किस फॉर्मूला के यूज किया जाता है, या किसके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। पहला दिया गया है कि डॉन्स फार्मूला, दूसरा आपका देखें तो मैकडोनल्ड फार्मूला, तीसरा है नेगलेस रूल, चौथा है रूल ऑफ मतलब नन, इनमें से कोई नहीं थे। इसका जो बेस्ड होती है जो इसका रूल वो किस पे होते हैं, नेगलेस रूल पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेसेंटा प्रीविया में योनि की जांच नहीं करने का कारण होता है, मतलब प्लेसेंटा प्रीविया के समय में योनि की जांच नहीं करने का क्या कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण नहीं करते हैं, या रक्त स्त्राव के कारण, या थकावट, या प्रेसिपिटेट लेबर के कारण। तो जो प्लेसेंटा प्रीविया में योनि की जांच नहीं करने की जो रीज़न होती है वो क्या है, रक्त स्त्राव के कारण ही उसकी जांच नहीं की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि माँ का दूध बढ़ाने की दवा होती है, मतलब जैसे कि शिशु के जन्म देने के बाद यदि माँ में दूध की कमी होती है या नहीं होती है तो उस टाइम कौन सी मेडिसिन दिया जाता है, ये आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर लिखेगा तो आप लोगों को उसको समझना होगा, क्योंकि जो भी एनएम का वर्क होता है वो इसी से रिलेटेड होती है। तो ये सब सारे कुछ आपका समझना ज़रूरी है। तो कह रहा है कि माँ के दूध बढ़ाने की दवा कौन से दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रोकिस्टाइन या मेटोक्लोप्रामाइड, ये दूसरा दिया है कि ऑक्सीटोसिन, तीसरा है मेथर्जिन। तो माँ के दूध बढ़ने की जो दवा होती है वो क्या होती है, तो मेटोक्लोप्रामाइड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये मेडिसिन माँ के दूध बढ़ाने के लिए दिया जाता है। अगला है कि एक गर्भवती स्त्री को रात में उंगलियों में चुभन व दर्द महसूस होता है, इस दशा को क्या कहते हैं। जो स्त्रियां जब गर्भवती धारण करती है तो उस टाइम जो रात में उंगलियों में चुभन या दर्द महसूस होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि कार्सेक ऑफ सिंड्रोम, दूसरा है न्यूरिटिस, चौथा दिया है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, चौथा दिया है डाउन्स सिंड्रोम। तो इस जो अवस्था होती है, ये जो दशा होती है उसको क्या कहते हैं, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती स्त्री के माथे और गाल पर होने वाली परिवर्तन भूरे लाल धब्बेदार क्षेत्र को कहते हैं। मतलब जब स्त्री जो गर्भवती धारण करती है तो उसके माथे पर और गाल पर जो होने वाली परिवर्तन होती है, लाल और भूरे रंग का जो धब्बे वाले क्षेत्र दिखते हैं, वो उससे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि स्लिटेरिया एल्बिकैंस, दूसरा है क्लोआजा ग्रेविडेरम, चौथा है लीनिया निग्रा, और चौथा ऑप्शन की तरफ देखिए तो सिट्रिया ग्रेविडेरम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, तो क्लोआज्मा जो ग्रेविडेरम इसे इस क्षेत्र को कहे जाते हैं। अगला है कि गर्भ अवस्था में सर्विक्स का मुलायमपन
को कहते हैं, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान सर्विक्स के मुलायमपन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट है गुडाइल्स साइन, चौथा है कि बी ऑप्शन है कि चैडविक्स साइन, सी ऑप्शन है ऑरलैंड साइन, चौथा आपका दिया गया है कि जैक मियर्स साइन। तो गर्भ अवस्था में जो सर्विक्स का मुलायमपन होती है उसको कहा जाता है गुडाइल्स साइन। क्या कहा जाता है, गुडाइल्स साइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि गर्भ अवस्था में लौह की कुल आवश्यकता, मतलब गर्भ अवस्था के दौरान जो आयरन की आवश्यकता पड़ती है वो कितना होते हैं, 300 मिलीग्राम या 1200 mg या 1000 मिलीग्राम या 800 मिलीग्राम। तो गर्भ अवस्था में जो लौह की जो कुल आवश्यकता पड़ती है वो कितना पड़ती है, 300 मिलीग्राम। जो आयरन की कमी हो जाती है तो इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है, 300 मिलीग्राम। अगला है कि प्रसव की प्रथम एवं द्वितीय अवस्था को संयोजित अवधि 2 घंटे से कम होती है तो प्रसव को क्या कहते हैं। यदि प्रसव की प्रथम और द्वितीय अवस्था का संयोजित अवधि यदि 2 घंटा से कम है, मतलब प्रथम जो प्रसव होती है और द्वितीय जो प्रसव होती है उसका जो पीरियड होती है, उसका टाइम जो होती है यदि 2 घंटा से कम है तो उस प्रसव को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रेसिपिटेट लेबर, या दूसरा है सेडन लेबर, तीसरा है शार्ट लेबर, चौथा दिया गया कि प्रीटर्म्स लेबर। तो इस अवस्था को जो कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है, प्रीसिपिटेट लेबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीसिपिटेट लेबर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होंगे क्योंकि बीटीएससी ने आपका जो सिलेबस डिफाइन किया है बहुत ही अच्छा सिलेबस डिफाइन किया है। आपका जो अदर जो सब्जेक्ट है उसको रिमूव कर दिया गया है, जैसे कि जीके जीएस होता था, उसके बाद हम यदि बात करें तो रीजनिंग होते थे, ये मैथमेटिक्स भी कुछ पूछे जाते, ये सारे कुछ का हटा दिया गया है। सिर्फ एएनएम के कोर्स में आपने जो पढ़े थे, जो आप लोगों का बहुत सारे कैंडिडेट 2 ईयर्स का कोर्स किए होंगे, बहुत सारे जो एएनएम सिस्टर है वो 1 ईयर का कोर्स किए होंगे। तो जो आपको कोर्स के दौरान पढ़ाया गया था उन्हीं को सिलेबस में डिफाइन किया गया, उन्हीं को सिलेबस में दिया गया। कह सकते हैं आपका टेक्निकल जो टॉपिक है उसी को दिया गया है। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। आप लोग तैयारी करिएगा अच्छे से तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे मार्क आपका आएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्लासेंटा एवर्स में गर्भ अवस्था शिशु की मृत्यु का कारण होता है। इस अवस्था में जो शिशु की मृत्यु का कारण होती है वो क्या होती है, तो हेमरेज होती है। क्या होती है, हेमरेज होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि RH निगेटिव माँ को प्रसव के बाद ये ज़रूर देना चाहिए, मतलब क्या देना चाहिए, NTD या सैनवैक या इंजैरिक्स बी या टाइटवैक। तो इस टाइम में क्या ज़रूरी होती है देने का, तो NTD। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है कि क्रियात्मक एवं शारीरिक दुर्बलता के कारण सर्विक्स की धारण करने की क्षमता नहीं है, इस अवस्था को क्या कहती है। मतलब यदि शरीर की मतलब जो अवस्था है, मतलब कि क्रियात्मक या जो शरीरात्मक दुर्बलता, मतलब कि शरीर से कमज़ोर है, तो उस अवस्था में यदि सर्विक्स को धारण करने की क्षमता नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है सर्विसिटिज्म, दूसरा है प्लांटा प्रीविया और सी ऑप्शन है सर्वाइकल, चौथा आपका दिया है मुलेरियन फ्यूजन। तो इस अवस्था को जो कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है, तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंट कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि नाभिक नाल में डॉट डॉट होता है, मतलब नाभिक नाल में क्या होती है। तो नाभिक नाल में देखा गया क्या होती है, नाभिक नाल में 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है। क्या होती है, 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि गर्भाशय के लंबवत अक्ष, गर्भाशय के लंबवत अक्ष के साथ गर्भ अवस्था
गर्भस्थ शिशु के लंबवत अक्ष को जो संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? स्थिति कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्थिति। और ये नाम से भी कि लंबवत या कोई अक्ष पे है तो उसको स्थिति ही कहेंगे, वो उस टाइम वो ऐसे स्थिति में रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गर्भ अवस्था में गहरे रंग की एक रेखा है जो नाभिक से प्यूबिस तक जाता है। मतलब गर्भ अवस्था में गहरे रंग की जो एक रेखा होती है जो नाभिक से प्यूबिस तक जाता है उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लोकिया। तीसरा आपका दिया गया है कि लीनिया नाइग्रा। तीसरा ऑप्शन आपका है एस्ट्रिया प्रोगीडेरम। चौथा आपका दिया गया है कि क्लोसमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीनिया नाइग्रा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नितंब प्रस्तुति में ज़्यादा खतरनाक होती है। मतलब नितंब प्रस्तुति में ज़्यादा खतरनाक क्या होती है? नाभिक नाल प्रोलैप्स या सहसा प्रसव या पैर प्रोलैक्स या हाथ प्रोलैक्स। तो नितंब प्रस्तुति में जो ज़्यादा खतरनाक होती है वो क्या होती है? नाभि नाल प्रोलैप्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में गर्भ अवस्था में करीब कितने किलोग्राम शरीर में वृद्धि हो जाती है? जब स्त्रियां गर्भ अवस्था को धारण करती है तो उसके शरीर में पूछा जा रहा है कि वृद्धि होती है तो वो कितना वृद्धि होती है? पहला दिया है 11 किलोग्राम होगा, यहाँ पर गलत दे दिया है। 11 केजी या 3 केजी, 5 केजी या 15 केजी। तो ये जो जनरल देखा गया है तो वो 11 केजी का क्या होता है? वृद्धि हो जाता है। शरीर में कितनी की वृद्धि हो जाती है? 11 केजी का वृद्धि हो जाता है। आप समझ सकते हैं। अगला है कि बार बार सीजेरियन सेक्शन करने से क्या खतरा हो सकता है? रक्तस्राव या संक्रमण या गर्भाशय का फट जाना या ज्ञानेंद्रियों में क्षति होना। तो इसमें क्या हो जाती है? जैसे कि इसमें आपका जो सब ऑप्शन की तरफ आप देख सकते हैं इसमें, और इसका जो आंसर की हम यदि बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रक्तस्राव। इससे क्या खतरा होती है? जो बार सीजेरियन सेक्शन करने से क्या खतरा होती है? तो रक्तस्राव की खतरा होती है। अगला दिया गया है कि वाटनस जेली ... में दिखती है। वाटनस जेली कहाँ पर दिखती है? नाभिक नाल में